हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पृथ्वी की आंतरिक बलों की जो है परिणाम स्वरूप भू आकृति का जो विकास हुआ है। ये चैप्टर कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके सिलेबस में अगर ये जो है पॉइंट है। इसके अंतर्गत हमारा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो है आंतरिक बल। देखिए, आंतरिक बल का क्या अर्थ होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहेगा कि आंतरिक बल होती क्या है। पृथ्वी पर भू आकृति की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाले दो प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। यानी देखा जाए तो जो है आकृति, यानी पृथ्वी के भू आकृति की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाले दो प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाली इन शक्तियों को जो है आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं, यानी आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं। और इन बलों की ऊर्जा के स्रोत के पृथ्वी की आंतरिक गर्मी तथा जो है पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा जो है शैल पदार्थों का हस्तांतरण होना एक स्वाभाविक बात है। तो कई मानने में जरूरी भी है कि इन बलों की ऊर्जा के स्रोत के रूप में पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा जो शैल पदार्थों का हस्तांतरण होना स्वाभाविक बात है। यदि बात हम करें यहाँ पर दूसरी पॉइंट की, तो देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो दूसरी पॉइंट आपके समक्ष है वो है पृथ्वी की हलचलें। देखिए, पृथ्वी में हलचलें होना स्वाभाविक बात है, जिसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं, जिसको अर्थक्वेक आप सामान्य रूप में कहते हो। लेकिन बात यहाँ अगर हम पृथ्वी की हलचलों की बात करें तो सामान्यतः हम लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पृथ्वी जो है शैल की तरह ठोस है, यानी काफ़ी जो है क्रस्टेड है तथा ये स्थिर है। लेकिन यह सत्य नहीं है। न तो पृथ्वी स्थिर है और न ही शैल जिसमें पृथ्वी की बाहरी परत बनी है उतनी ठोस है। पृथ्वी के जो है उत्पत्ति से लेकर आज तक जो है महाद्वीपों और महासागरों के जो स्थलीय और जलीय भावों के विवरण में भारी परिवर्तन होते हुए नजर आया है। यानी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। पृथ्वी पर असंख्य भू हलचलें हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वी में हलचलें होना एक स्वाभाविक बात है, जिनके परिणाम स्वरूप इसके धरातल पर भारी परिवर्तन भी हुए हैं। यानी पृथ्वी पे हलचल होगी तो इसका मतलब है कि इसके धरातल में बहुत से परिवर्तन होंगे। ये तो आपको भी पता है। अगर मान लीजिए, अगर आप कहीं भी देखते होगा कि कोई हलचलें होती है तो कुछ न कुछ बदलाव होना एक स्वाभाविक बात रहेगी। कहते हैं मुंबई में अगर पोताश्रय में जो है बनिए भाग का जो धंसना और महाबलीपुरम मंदिर का समुद्री जल में होना तथा कच्छ के रण की भूमि के स्तर में कुछ परिवर्तन भारत में घटने वाली इन हलचलों के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में आप समझ सकते हो कि ये हलचलें का कुछ एग्जाम्पल भी हमारे समक्ष है। यानी अगर मुंबई की हम बात करें, जिसमें बनिए भाग का जो है धंस जाना, आखिर क्यों धंसी? महाबलीपुरम मंदिर का समुद्री में जल में होना, ये भी बात जो है दर्शाती है कि पृथ्वी में हलचलें होती है। और कच्छ के रण की भूमि स्तर में हुए परिवर्तन, ये सबसे हलचलें के जो है सबसे अच्छा और सबसे विशिष्ट यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इसकी बाहरी परत में हलचलें सदैव पैदा होती रहती है, और इन हलचलों के पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। यानी देखा जाए तो पृथ्वी में सदैव ही हलचल होता रहता है, और इन हलचलों के कारण कई जो है क्षेत्र में बदलाव होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये हलचलें पृथ्वी की बाहरी परत की वास्तविक बनावट में हुए परिवर्तन से संबंधित होते हैं या पैदा होती है। अंततः इन्हें जो विवेतनिक हलचलें भी कहते हैं। अगर हम विवेतनिक की बात करें तो हम प्रीव्यू चैप्टर में भी विवेतनिक के बारे में विस्तारपूर्वक जाने थे। कहते हैं टेक्टोनिक शब्द जो है ग्रीक शब्द के टेक्टोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बनने वाला। यानी टेक्टोनिक्स का मतलब ही होता है बनने वाला। यह शब्द अपने में पूर्ण सार्थक है, क्योंकि पृथ्वी की ये हलचलें वास्तव में निर्माणकारी है, क्योंकि इससे बहुत चीज़ों का निर्माण भी होता है तो कुछ चीज़ों का विनाश भी होता है। कहते हैं हिमालय, अगर आप देखे होंगे तो अभी ये भी हम हिमालय का निर्माण पहले नहीं था, लेकिन अब जो जाके हिमालय का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा ही पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के भू आकृति का निर्माण होता है, जो एक स्वाभाविक बात है। और ये हलचलें अपने जगह पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान भी देते हैं। आगे जो है हम चित्रों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारत का स्वरूप जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व पूरी तरह से भिन्न था। और आज यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी और गंगा सिंधु का जो मैदान है, वहाँ पर जो है टैथिस नामक सागर हुआ करता था। और टैथिस सागर जो है निकटवर्ती स्थल प्रदेशों से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों के क्रमिक निष्पेषण से भर गया, और बाद में थैलिस सागर के तल
में बनी जो है सारी शैल से हुए क्रमिक उत्थान से जो है उत्तर में हिमालय तथा उसके दक्षिण में गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय का निर्माण भी इसी बात का सुचालक था कि यहाँ पर जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व देखे तो हिमालय यहाँ पर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका हिमालय का निर्माण हुआ और आज हिमालय जो है सबसे ऊंचे में से गिना जाता है। यहाँ पर जो है 2 चित्र दिखाए गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला चित्र की हम बात करें जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व भारत का, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि भारत जो है गोंडवाना के साथ जुड़ा हुआ है और टेलिस सागर है, अंगारा दिख रहा होगा भारत का प्रभाव। तो ये चित्र भी मानचित्र भी जो विपरीत है, बहुत ही अलग है। जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व के जो है यहाँ पर मानचित्र है। अगर हम वर्तमान की मानचित्र देखें तो आप देख सकते हो कि हिमालय जो है भारत यहाँ दिख रहा होगा, भारत की जो है टकराव जो भी दिख रहा होगा। तो ये आज के समय में पुराने समय में बहुत जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। भारत के मलावर पठार का जो है दक्कन टेप उत्तरी अमेरिका में जो है कोलंबिया तथा स्नेक नदी के पठार हैं। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है क्लम्बरेल्स पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना और पेंटागोनिया पठारों का निर्माण भी विभिन्न जो है भूगर्भिक कालों में पृथ्वी के आंतरिक भागों से पिघले हुए लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। यानी इन सब का निर्माण जो हुआ है लावाओं को जो है ठोस होने के कारण ही संभव है। इन्हें उदाहरण से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का जो धरातल कभी भी ऐसा नहीं रहा होगा जैसा कि वह आज है, और यह भविष्य में भी ऐसा रहेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं सभी चीज़ों का बदलने का एक जो है प्राकृतिक का नियम है और ये बदलते ही रहते हैं। यदि बात यहाँ पर हम करें 2 बातों की जो हमने यहाँ पढ़ने से हमें स्पष्ट हुआ है, तो वो यही बात हो सकती है कि ये हलचलें जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जातीय बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी के प्रभावित करती है, पृथ्वी की हलचलें कहलाती है। कई बार एग्जाम में आया था कि पृथ्वी की हलचल से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो कि वह हलचलें जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जातीय बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी को प्रभावित करती है, उसे हम पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। दूसरी बात उभर के जो है सामने आया है वो ये आया है कि पृथ्वी की हलचलों को जो है विवर्तनिक हलचलें भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल पर जो है क्रमिक परिवर्तन द्वारा भौतिकीय लक्षणों का निर्माण करती है, जो कि कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और ये जरूरी भी है। अगला जो यहाँ हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण आया है पृथ्वी की हलचलों का वर्गीकरण। देखिए जो पृथ्वी में हलचलें होते हैं उसको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो देखा जाए तो इसको 2 भागों में विभक्त करने का प्रावधान है। पहला तो यही होता है कि पृथ्वी की हलचलों के समय के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो होगा मध्य हलचलें यानी जो है स्लो मूवमेंट, और एक होगा आकस्मिक हलचलें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमारे समक्ष यही दिख रहा है कि मध्य हलचलें क्या होती है, आखिर जो मंद हलचलें वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम मध्य हलचलें की बात करें तो कहते हैं भूपट्टी पर कुछ परिवर्तन जो है इतने क्रमिक और मध्य होते हैं कि उनमें परिवर्तन सैकड़ों या हजारों वर्ष के बाद देखने को मिलता है। कहते हैं इतना आप आसानी से नहीं देख सकते बदलाव को। ऐसी हलचलें जिनका समय मानव जीवन से भी अधिक लंबा होता है मध्य हलचलें कहलाता है। यानी ये बहुत ही स्लो मोशन में होते हैं, बहुत ही धीरे होते हैं। ये हलचलें भूपट्टी पर जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में हो सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकली हो सकते हैं। कहते उसे हम ऊर्ध्वाधर हलचलें भूपट्टी में धसाव या उभार देखने को मिलता है। भारत के अगर हम काठी या वाड़ा तट पर उठे हुए समुद्री तलों में पाए गए समुद्री जीवों के अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तट कभी समुद्री जल के जो है नीचे था। यानी उनके सबों से ये पता लग जाता है, अफसोसों से ये पता लग जाता है कि पहले समुद्री तट जो थे काफ़ी नीचे थे। इसी प्रकार के उठे हुए समुद्री जो है तट भारत के पूर्वी तट के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। यह तट समुद्री जल सतह से जो है 15 से लेकर 30 मीटर तक जो है ऊपर उठा दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर हम भूपृष्ठ के धसाव के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सुंदरबन के जो है डेल्टा में जो है पीटी और जो है जो लिग्नाइट्स जो सतहों की जो उपस्थिति तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली में तथा जो है मुंबई द्वीप के जो है पूर्वी तट पर वनों का समुद्र में डूब जाना, ये सब जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आकस्मिक हलचलें। देखिए आकस्मिक हलचलें होती क्या है। कहते हैं मध्य हलचलों के विपरीत कुछ हलचलें ऐसी होती है जो भूपट्टी में जो है शीघ्र परिवर्तन ला देती हैं। जनरली सी बात है कि ये हो जाते हैं बहुत ही, जैसे कि आप एग्जाम्पल जानते ही हो कि ज्वालामुखी है, भूकंप, ऐसी हलचलें के उदाहरण है जो कि बहुत फास्ट होते हैं और बहुत शीघ्र आपको देखने को मिल जाते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ।
इन दो घटनाओं द्वारा परिवर्तन इतने आकस्मिक होते हैं कि नदियों के मार्ग बदल जाते हैं तथा लावा के बहने तथा जमने से पर्वत उठे हुए भूभाग व पठारों का निर्माण कुछ ही दिनों में हो जाते हैं। और इन हलचलों के परिणाम स्वरूप जो है पर्वतीय क्षेत्र में भू संकलन भी होता है। तो इसे हम आकस्मिक हलचलें कहते हैं, जो कभी भी हो सकता है, शीघ्र होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ज्वालामुखी है और भूकंप है। अगर बात यहाँ पर हम करें इंपॉर्टेंट बात की, तो आकस्मिक हलचलें जो है भूपट्टी में तत्काल परिवर्तन लाती है। और दूसरा जो है ज्वालामुखी तथा भूकंप जो है आकस्मिक हलचलों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर था पृथ्वी के आंतरिक बलों के जो है परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का जो विकास, इसके अंतर्गत जो हमारा पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों के विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो कहते हैं मध्य हलचलों के पृथ्वी के जो है धरातल के किसी भाग के ऊपर उठने या धंसने के आधार पर जो है पुण्य जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों में विभाजित किया जा सकता है। यानी इसको दो भागों में विभाजित करने का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर हलचलें, यानी ऊर्ध्वाधर हलचलें धरातल के पृथ्वी केंद्र से उत्पन्न होती है और इसके धरातल को काफ़ी प्रभावित भी करती है। इसलिए इन गतियों के कारण बड़े पैमाने पर जो है धरातल के भूभाग जो है ऊपर उठ जाते हैं अथवा नीचे धंस जाते हैं। ये जो है गतियाँ प्राय इतनी मध्य और विस्तृत होती है कि पृथ्वी के क्षैतिज शैल जो है स्तरों के जो है स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ये गतियाँ मुख्य रूप से महाद्वीपों तथा पठारों के निर्माण से संबंधित होती है। अंततः इन्हें महाद्वीपीय निर्माणकारी अथवा पठार निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी और पठार निर्माणकारी हलचलें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले पाठ में आपने शैलों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जाना है और समझा भी होगा। अगर नहीं वीडियो देखा है तो देख लेना, क्योंकि इसमें हमने पिछले चैप्टरों में शैलों की जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। उसके निर्माण में किस तरह के जो है इसका उपयोग है, सारे चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो देखना मत भूलना। कहते हैं सारे शैल महासागरों तथा समुद्रों में लाए गए पदार्थों के जमाव से निर्मित होते हैं और ये शैलें महाद्वीपों पर विस्तृत रूप से पाई भी जाती है। इस तथ्य से यह पुण्य स्पष्ट हो जाता है कि इन शैलों के ऊपर उठने में से द्वीपों का जो है निर्माण हुआ है। देखिए, जब शैल जो है ऊपर की तरफ उठता है, विस्तृत होता है, तो जनरल सी बात है कि इनके ऊपर उठने की वजह से जो है इन महाद्वीपों का जो है निर्माण हुआ है। कहते हैं ऊपर के वर्णन से विपरीत ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें जो है भवन, नदी, घाटी या शहर समुद्र में भूमि के धंसने से डूब गए हैं। कहते हैं मध्य सागर की बात करें तो उसमें क्रेट द्वीप में बने प्राचीन भवन तथा भारत के जो है सौराष्ट्र का प्रसिद्ध प्राचीन नगर द्वारिका समुद्र में डूबे हुए हैं। और इस प्रकार कुछ उदाहरण है। ये परिवर्तन पृथ्वी के धरातल के नीचे धंसने की गति के पुण्यता स्पष्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि द्वारका जो है अभी भी पानी के अंदर जो है साफ दिखता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो है समय के साथ परिवर्तन होने का एक संकेत मात्र है। कहते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ने में कि इसमें क्या हमने पढ़ा है, तो ये बात साफ हो जाता है इन पॉइंटों से कि बड़े पैमानों पर धरातल के ऊपर उठने या धंसने से जो है महाद्वीप, पठारों तथा महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि ऊर्ध्वाधर हलचलों के जो है महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं, यानी हलचलों के महाद्वीपी निर्माणकारी हलचलें भी हम कह सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा हमारा प्रकार आता है क्षैतिज हलचलें। देखिए, क्षैतिज हलचलें जो होते हैं कभी कभी आंतरिक बल भूपट्टी पर एक दिशा में जो है दूसरी दिशा की ओर अथवा दोनों दिशाओं में काफ़ी जो है प्रभाव डालते हैं। यानी देखा जाए तो ये कभी इस दिशा में प्रभाव डालती है, कभी इस दिशा में प्रभाव डालती है, यानी दोनों दिशाओं में जो है प्रभाव डालने का इसका प्रावधान है। और इस कारण जो है भूपृष्ठ के क्षैतिज शैलों स्तरों में जो है अत्यधिक परिवर्तन आ जाते हैं। यानी इनके जो है क्षैतिज में जो है शैलों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और इन बलों के कारण जो है पूर्व स्थापित शैल स्तरों में दबाव या खिंचाव पैदा हो जाती है। काफ़ी दबाव और खिंचाव पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये बल गोलाकार पृथ्वी के स्तरों में क्षैतिज अथवा सफस रेखा की दिशा में प्रभावित होते रहते हैं। अतः इनको क्षैतिज हलचलें के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज हलचलें कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होगा संपीड़न बल और दूसरा जो होगा तनाव बल। यानी इसको क्षैतिज हलचलों को हम दो भागों में बांटने का प्रावधान है, एक संपीड़न बल और दूसरा जो है दोस्तों तनाव बल।
सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संपीड़न बल। देखिए संपीड़न बल क्या होती है, कहते हैं वह है जो शैल सतरों को एक ठोस तल जो है तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं से दबाव ये डालता है। यानी ये सतरों को जो है शैल सतरों के जो होती है उसको एक जो है कठोर तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं में जो है दबाव डालते हैं। उनकी क्रियाओं को समझने के लिए आप एक करोड़ कपड़े का टुकड़ा लो, यानी एक कपड़े का टुकड़ा हम ले सकते हैं और उसे मेज पर फैला लेते हैं और इस कपड़े को अपने दोनों हाथों से उसके बीच की ओर दबाव डालते हैं तो कपड़ा ऊपर के नीचे की मोड़ पड़ जाएंगी। ये तो जनरली आपने देखा भी होगा, नहीं किया है तो ये एक्सपेरिमेंट आजमा भी सकते हो कि अगर दोनों कपड़ा ले अगर बीच में हम उंगली डालते हैं तो हल्का सा उठना स्वाभाविक बात होती है। शैल सतर भी कपड़े की भांति मुड़ जाते हैं और इस प्रकार जो है संपीड़न बल जो शैल सतरों में मोड़ डाल देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जो है बलीय पर्वत का निर्माण हो जाते हैं और जिनमें जो है सारे शैल जो है लहरों की भांति मुड़ जाते हैं। और इस प्रकार शैल की जो है मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलयन के नाम से जानते हैं, यानी शैलों के जो है मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलयन कहते हैं। ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को जो है अपनित तथा नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को जो है अभिनिमित कहते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को हम अपनति कहते हैं अथवा नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को हम अभिनति कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी इस बात को जो है प्रमाणित करेगा। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और एक के साथ दूसरा भी डायग्राम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वलयन से पूर्व तथा वलयन के बाद भूपट्टी। देखिए पहले तो संपीड़न हो रहा था इसमें, अब इसमें क्या हुआ, दबाव डला, जिसके वजह से क्या हुआ, अभिनति बनी। अभिनति का मतलब नीचे दिखाया गया है और अपनीति मतलब ऊपर की उठना। कहते हैं अगर एक क्षेत्र में दबाव पड़ेगा दूसरा क्षेत्र जो है ऑटोमेटिक जो है ऊपर उठ जाएगा। तो यही बात हमने जो है टेबल वाला जो कपड़े रख के जो है हमने एक्सपेरिमेंट सोचा था, आपको कहा भी गया था करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट इसी बात को दर्शाता है कि अगर आप एक तरफ जो है दबाइएगा तो दूसरी तरफ उठ जाना एक स्वाभाविक बात रहेगा। और इस डायग्राम से भी आपको कई मानने में क्लैरिटी आपको हो जाएगा। कहते हैं जब वलयन विस्तृत पैमानों पर होता है तो यह पर्वत निर्माण कार्य प्रक्रिया से संबंधित होता है। संसार के अधिकांश महान पर्वतमालाएं जैसे हिमालय हो जाए, रॉकीज हो जाए, एंडीज हो जाए, अल्प्स तथा इसी प्रकार के अन्य पर्वतमालाओं का निर्माण संपीड़न बलों के विस्तृत पैमानों पर हुई प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप ही हुआ है और इन गतियों के जो है पर्वत निर्माणकारी हलचलें के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस बात को अगर प्रमाणित करने की कोशिश करें तो दो बात तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया है कि क्षैतिज हलचलें संपीड़न तथा तनाव बलों से उत्पन्न ही होती है, यानी क्षैतिज हलचलें जो होती है सदैव संपीड़न तथा तनाव बलों के कारण ही उत्पन्न होती है। दूसरी बात ये स्पष्ट हो गया है कि संपीड़न द्वारा शैल सतरों में मोड़ पड़ने के बल्ले कहते हैं, यानी संपीड़न द्वारा शैल सतरों में मोड़ पड़ने को हम क्या कहते हैं, वलयन कहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर टाइप है तनाव बल। देखिए तनाव बल तब पैदा होता है जब शक्तियों को दो विपरीत दिशाओं में जो है धरातल के समांतर कार्य करती है, अर्थात जब शक्तियाँ किसी दिए गए बिंदु या तल के दोनों ओर कार्य करते हैं तो तनाव पैदा होती है। जब तनाव बल अधिक तीव्र होते हैं तो शैल सतरों यानी परतों में दरार पड़ जाती है और ये टूट जाती है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि दरारों या भ्रष्ट पैदा हो जाते हैं। जब दो दरारों के बीच के शैल ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तो इसे हम ब्रशन कहते हैं, यानी इसको ब्रशन के नाम से जाना जाता है। जिस रेखा के साथ टूटे हुए शैल सतर विस्थापित होते हैं अथवा खिसकते हैं उसे हम भ्रश रेखाएं कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें तनाव बलों को हम कारण जो है भ्रंश बनते हैं। जिस रेखा के साथ टूटे शैल जो है सतर खिसकते हैं उसे हम जो है भ्रश रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको भ्रश जो है डायग्राम दिखाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भ्रश हम दिखेंगे और उत्पेक्षित भाग दिखेगा, तनाव दिखेगा और दक्षिण भाग दिखेगा। तो ये काफ़ी डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं संपीड़न की शक्तियों के कारण तनाव की शक्तियां सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार जो है भ्रशों का निर्माण जो है मोड़ों के बनने की प्रक्रिया के साथ होती है। और इसका तात्पर्य यही हुआ कि वलयन की प्रक्रिया ये शैलों के परतों में भ्रश निर्मित होते हैं और यह टूटती है, यानी ये सदैव छोटी मोटी टुकड़ाओं में जो है धीरे धीरे टूटती है। बात यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कोई चीज़ पर दबाव पड़ेगा तो उसका टूटना एक स्वाभाविक घटना मानी जाएगी। कहते हैं भ्रशन की प्रक्रिया के कारण
जो है घाटियों तथा खंड पर्वतों का निर्माण हो जाती है, तब दो अलग अलग समांतर दरारों के बीच स्थिर शैल स्तर जो है नीचे की ओर खिसक जाते हैं। तो ये दरार जो है घाटी का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम चित्र में भी देखेंगे, संसार की प्रमुख दरार घाटियों में स्कॉटलैंड की जो है मध्यवर्ती घाटी और राइन नदी घाटी, नील की घाटी, मृत सागर बेसिन तथा जो है पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी जो है, जिसमें इन क्षेत्र की कुछ झीलें शामिल है जो इसके अंतर्गत आता है। कहते गणना किया गया है, इसमें सारी बातों को दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने ये नर्मदा तथा ताप्ती घाटी को भी दरार घाटी मानते हैं, यानी सबकी अपनी विचारधारा है। इसलिए जो है बहुत से जो है भूगोलवेत्ताओं ने ये बात साफ किया है कि नर्मदा और ताप्ती घाटी भी इन्हीं दरारों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। दामोदर नदी घाटी की जो है कोयला निक्षेपण आरंभिक रूप में एक अभिनेत्रित जो एक दरार घाटी से मिलती जुलती है में काफ़ी जमाव हुए बताए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दरारी घाटी तथा खंड पर्वत यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसका निर्माण जो है संभव हुआ है। यहाँ रिफ्ट घाटी दिख रहा होगा और बृहस्पति पर्वत और बृहस्पति पर्वत भी दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए, कोई चीज़ में अगर दबाव पड़ेगा तो जनरल सी बात है कि उसका निर्माण जो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो ये साफ यहाँ पर चित्र दर्शाने की कोशिश किया है कि दरारी जो है घाटी तथा खंड पर्वत के कारण जो है कई चीज़ों का निर्माण होना एक स्वाभाविक बात है। कहते हैं दरार घाटी जो है भ्रष्ट रेखाओं के सहारे बनी दो समांतर दीवारों के बीच में ये धंसा हुआ होता है, भूभाग होती है, और इस प्रकार की घाटी को जो है ग्रेबन भी कहते हैं। दरार घाटी का निर्माण दो दरारों के बीच वाले स्थल खंडों के ऊपर उठने से भी हो सकता है, यानी दो दरारों के जो है खंड को ऊपर उठने से भी होता है, और इन पर उठे हुए खंडों को जो है हस्ट या खंड पर्वत भी कहते हैं। राइन नदी के दोनों किनारों के साथ जो फैले जो है बस जेस तथा ब्लॉक फॉरेस्टेड पर्वत तथा फिलिस्तीन तथा ग्रैडेन के पठार खंड पर्वतों के प्रसिद्ध उदाहरण में से एक माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर हम कागर दरार घाटी तथा खंड पर्वतों के विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो वो एक दिशा में फैले हुए तीव्र एवं खड़े किनारे वाले ढाल होते हैं। अरब सागर की ओर के दक्षिण जो है पश्चिमी घाट के कगार, विंध्याचल के कगार और नर्मदा नदी के जो भ्रषण का ही परिणाम होता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ है और पर्वत के निर्माण में जो है किस प्रकार के दबाव जो है यहाँ पर कार्यरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है टॉपिक ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ज्वालामुखी भूपट्टी में वह जो है छिद्र या द्वार होता है जिसके द्वारा शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, राख या जल वाष्प तथा अन्य गर्म गैस धीरे धीरे अथवा तेजी से जो है उद्गार के समय निकलते हैं, और ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से जो है भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। और इस प्रकार के छिद्र या जो भूपृष्ठ जो है पृथ्वी के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ शैल जो है संस्तर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। तो ये ज्वालामुखी ही होते हैं जो कि नीचे जो है धरती में दबे होते हैं, और किसी जो है दबाव के कारण जो है ये पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, और इनका निकलने से कई तरह से जो है तबाही भी होती है, लेकिन इनका निकलना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। अगर हम वोल्केनोस के बारे में जाने यानी ज्वालामुखी के देखें तो डायग्रामेटिक में भी बहुत कुछ आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर ज्वालामुखी शंकु के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि पृथ्वी है, भूपट्टी है, और यहाँ नालिकाएं के साथ ऊपर जा रहा है जिसमें ड्राइक्स, शंकु और जो है केटर, सहायक केटर्स और लावा प्रवाह यहाँ दिख रहा होगा। राख की परत जो होगा जमा हो जाता है भूपट्टी पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे हमें लावा के जो है विस्तृत जानकारी मिल रही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के जो निचले पार्ट में वहाँ पर ज्वालामुखी जो है काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और ये सक्रिय होते हैं और कई दबाव के कारण जो है ये विस्फोट होते हैं। तो इससे ये पता लग सकता है कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था, कई मायने में देखा जाए तो पहले एक ही ग्रह रहा होगा, और उनके विस्फोट के कारण ये जितने दूर गए उतने ठंडा होते गए। क्योंकि कुछ जो है इसका प्रमाण ये भी दर्शाता है कि ये भी पहले आग का गोला ही था, क्योंकि अगर आग के गोले जो है इसके भूपट्टी के नीचे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये भी उसी पार्ट का ही किस्सा था। तो ये काफ़ी कुछ जो है हमें ज्वालामुखी शंकु समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये उद्गार होते क्या हैं, आखिर उद्गार होता क्या है। वास्तव में ज्वालामुखी इस तथ्य के प्रमाण है कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी या दबाव विद्यमान है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्वालामुखी
जो है ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है अत्यधिक गर्मी या दबाव विद्यमान है, जिसके कारण से ज्वालामुखी समय समय पर जो है फटती है। पृथ्वी के बाहर एक ठोस परत के निचले पिघले शेल पदार्थ जिन्हें मैग्मा कहते हैं, जो शेल पदार्थ होते हैं उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है और ये पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। अब इतना अधिक टेम्परेचर होगा तो पिघलना तो जो है जनरली बात है। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ठोस परत के रूप में जो है बदल जाते हैं, अधिक दबाव होते हैं और जब ये मैग्मा छिद्र या दरार द्वारा मैग्मा चैम्बर से बाहर धरातल पर जमा हो जाता है तब इसे लावा का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैग्मा द्वारा गैसों जो भूपट्टी से नीचे जमा है वो बाहर आने का सदैव प्रयास करती रहती है। जब ये अपने दाब में भूपट्टी में कोई जो है कमजोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती है तो ये गैस जो है पिघले शेल पदार्थ शेल कि जो ठोस टुकड़ियाँ राख आदि का साथ तेजी से धरातल पर फैल जाती है। जब ये ठोस पिघले शेल तथा गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती है तो यही प्रक्रिया जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तो इससे साफ हो गया है कि जो गैस पिघले हुए होते हैं कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं, ठीक है, पृथ्वी से निकलने से कोई भी छिद्र उनको दिख जाता है तो उसी छिद्र का जो माध्यम बना लेते हैं और डायरेक्ट जो है वो पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं और पृथ्वी में आने की प्रक्रिया और फैलने की प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर अगर हम सभी बातों को अगर सारांश के रूप में देखें तो यही बात साफ किया गया है कि ज्वालामुखी भूपट्टी में वह छिद्र होता है जैसे पिघले शेल पदार्थ मध्य अथवा तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। पदार्थों के बाहर निकलने की गति उद्गार की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी उद्गार कितना उनके प्रेशर है इस बात पर जो है डिपेंड करता है और इसी के रिगार्डिंग यानी बाहर निकलता भी है। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और जो है गर्म गैस द्वारा भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव हो सकता है। यानी ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और गर्म गैस द्वारा जो है भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव हो सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले शेल व गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसको धरातल पर आती है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तो इससे आपको डेफिनेशन भी मिल गया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ ही होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले गैस या गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, उसे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं जानना बहुत रोचक रहेगा और समझ के लिए भी जरूरी है। कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी को जो है वर्गीकृत किया जाता है। उद्गार की जो है बारंबारता और ज्वालामुखी पदार्थों के बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आने के ढंग उद्गार की प्राकृतिक अथवा तरलता वर्गीकरणों को प्रमुख आधार माना जाता है और इसी बेस पे जो है इसको वर्गीकरण भी किया जाता है। उद्गार की जो है बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसूति ज्वालामुखी और एक होता है विलुप्त ज्वालामुखी। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सक्रिय और प्रसूति सुप्त और विलुप्त ज्वालामुखी। देखिए वो ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, यानी वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और आप कहते हैं ये ज्वालामुखी बहुत विस्तृत है और ये कई मानव इंसानों के लिए जो है काफ़ी खतरा का सबब भी है। इस प्रकार प्रमुख ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में स्टोम वैली, इंडोनेशिया में क्राटकोटोआ, फिलिपाइंस और म्यान हवाई द्वीप समूह में जो मेनाओस और भारत में वैलन द्वीप में है। तो ये कहा जा सकता है कि विश्व में हर जगह जो है सक्रिय ज्वालामुखी है बनी हुई है, यानी एक्टिव जो है वोल्केनोस हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात प्रसुप्ति ज्वालामुखी वे हैं जिनमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुए हैं, यानी अभी तक उसका जो है उत्पत्ति नहीं हुआ है। वास्तव में उन्हें सोए हुए ज्वालामुखी भी कहा जा सकता है, यानी ये प्रसूति ज्वालामुखी जो है अभी सोए हुए हैं, समय आने पर ये भी अपना जो है प्रकोप दिखाएंगे। इटली का जो है वेसुवियस तथा दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी प्रमुख प्रसूति ज्वालामुखी है, जो कि एक सोए हुए ज्वालामुखी के जैसा है। इन दो प्रकार के ज्वालामुखी के विपरीत कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं, उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जो विलुप्त हो चुके हैं। मान्यमान बर्मा का जो है माउंट पोपा और तंजानिया और किलिमांजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी के नाम है, यानी म्यांमार में बर्मा जो है माउंट पोपा और तंजानिया के जो है
किलिमंजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। किसी भी ज्वालामुखी को जो है प्रसूति या विलुप्त ज्वालामुखी के प्रकार में बांटना आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए वेसुवियस और जो है ट्राकोटोआस हजारों वर्षों तक विलुप्त रहने के बाद उनमें अचानक उद्गार होने लगे और सक्रिय ज्वालामुखी हो गए। कहते हैं उद्गार की बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया है, सक्रिय, प्रसुप्त और विलुप्त। तो ये आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, जो है ये सक्रिय होंगे, प्रसुप्त होंगे और विलुप्त होंगे। उसके पश्चात है सक्रिय ज्वालामुखी क्या हुआ है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में हाल वर्षों में उद्गार हो रहे हैं या हुए हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जो अभी भी हो रहे हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे हैं जिनमें मानव इतिहास काल में कम से कम एक बार उद्गार हुआ है जरूर, और जो वर्तमान में काफ़ी सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी जो है सक्रिय नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये प्रसुप्ति ज्वालामुखी यानी कभी ये एक्टिव हुआ करते थे। विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब वही होता है कि वे जिनमें लंबे मानव इतिहास काल में उद्गार नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो है, आने वाला समय में जो है इसका उद्गार हो सकता है, तो इसे हम विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी तथा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, इसको 2 के रूप में इसको जो है परिभाषित किया जा रहा है उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी को। जब किसी ज्वालामुखी में उद्भेदन एक छिद्र या द्वार से होता है तब उसे हम केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं, यानी केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहलाता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के जो है गुंबदकार होते हैं, अथवा ये शंक्वाकार पहाड़ियों का जो निर्माण भी करते हैं, यानी 2 होते हैं, या गुंबदकार हो या शंक्वाकार हो, ये पहाड़ियों का निर्माण भी इन्हीं कारणों से होती है। इन पहाड़ियों का आकार जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। संसार के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं, और इस प्रकार के ज्वालामुखी जो है उद्भेदन की एक अन्य विशेषताएं यह है कि पिघले हुए शैलों एवं गैसों के एकाएक छिद्र या द्वार से निकलने के कारण उद्गार अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। वेसुवियस और प्लेजियमिया इस वर्ग के प्रमुख ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। कभी कभी भूकंप या भ्रमण से जो है भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती है। मैग्मा इन दरारों से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगता है, और इस प्रकार के उद्भेदन को जो है दरारी उद्भेदन कहते हैं। और इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से लावा की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती है, और इसे जो है लावा पठार या लावा शीट भी निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार इस प्रकार के उद्गार का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें निचोड़ की, तो कहते हैं केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। दरारी प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्भेदन एक दरार से होता है तथा इस प्रकार के उद्गारों से जो है पठारों तथा शीडों का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षारीय लावा के ज्वालामुखी तथा एक होते हैं अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। देखिए लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी को 2 भागों में विभक्त किया गया है, क्षारीय लावा के ज्वालामुखी और अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। यहाँ पर देखा जाए क्षारीय लावा में जो है धात्विक खनिज का अनुपात अधिक होता है, यानी धात्विक खनिज का अनुपात जो होता है क्षारीय लावा में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इनका पिघलना बिंदु नीचे होती है, यानी पिघलने की जो बिंदु होती है काफ़ी नीचे होता है। अंततः क्षारीय लावा अधिक तरल होता है, और इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गारों में जो है लावा दूर दूर तक शीघ्र या तेज़ी से फैल जाता है, और इसे लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाता है। इस प्रकार के उद्गारों से जो है शीडों तथा लावा गुंबदों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित शीट ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपको समझना चाहिए। क्षारीय लावा के विपरीत जो है अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। देखिए ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा इसका जो है पिघलने बिंदु अपेक्षित ऊंचा होता है, अंत यह अत्यधिक गाढ़ा होता है तथा शीघ्र ही
जम जाता है। यही कारण है कि अम्लीय लावा ज्वालामुखी जो है सामान्यतः ऊंची भू आकृतियों का निर्माण करती है और इन भू आकृतियों के ढाल तीव्र होते हैं। अम्लीय लावा शंकु के ढाल क्षारीय लावा और शिरों से अधिक तीव्र होते हैं, जैसे कि चित्र में भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्षारीय लावा शीट दिख रहा है और अम्लीय लावा शंकु दिख रहा है। तो ये डायग्राम से भी काफ़ी समझ में आ सकता है कि भूपट्टी में ये जो है विस्तृत लावा परतें दिख रहे हैं और केटर बी है जो अति तरल लावा को जो है रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अगर बी पार्ट में देखिएगा तो अम्लीय लावा शंकु आकार का जो तीव्र ढाल के ऊपर विस्तृत है और इसमें से जो है चिपचिपा रासायनिक लावा निकलती है जो केटर के साथ निकलती है, जो कि ये डायग्राम भी काफ़ी कुछ बताने के लिए जो है अपने आप में पर्याप्त है। अगर बात हम यहाँ पर देखें क्षारीय लावा के बारे में, तो क्षारीय लावा अधिक तरल होता है। ये आपको समझना चाहिए कि जो क्षारीय लावा होती है वो अधिक तरल होता है। अंततः शीघ्रता से दूर तक ये फैल जाता है और इसके कारण जो है सिरों का निर्माण होता है। सिरों का निर्माण होने के कारण जो है क्षारीय लावा ही मानी जाती है। अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है और इस प्रकार उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होते हैं। यानी अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है और इस प्रकार के उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ तक बात रखता है। अगली पॉइंट ये दर्शाती है कि ज्वालामुखी का वितरण। देखिए ज्वालामुखी वितरण किस प्रकार का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। कहते हैं संसार में लगभग जो है 500 ज्वालामुखी प्रेजेंट है, यानी संसार में 500 ज्वालामुखी का जो है केंद्र रूप में देखा गया है और इनमें से अधिकांश 3 निश्चित जो है पेटियों में पाए जाते हैं। यानी अधिकांश 3 निश्चित पेटियों में पाए जाते हैं। ये 3 पेटियाँ हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी तथा अफ्रीका दरारी घाटी पेटी। यानी ये 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, मध्यवर्ती में और अफ्रीका दरारी घाटी में पाया जाता है। और इस प्रकार ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहां अधिक वर्लन या भ्रमशन पाए जाते हैं। वह तटीय पर्वतीय श्रेणी के साथ द्वीपों तथा महासागरों को आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भाग इनकी क्रियाओं को जो है सामान्यतः अछूते रहे हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। लगभग 83 जो है सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए 83 जो है सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं। ये भी बहुत विशिष्ट बात है। देखा जाए तो प्रशांत महासागर पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी सकेंद्र है। यानी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी होने का संकेत मिला है और इससे जो है इसलिए इसे प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं। यानी इसको हम प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं, अग्नि का बना हुआ। यह वलय दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी के साथ से आरंभ होकर अलास्का तथा जो है अल्यूसियंस द्वीप समूह में जापान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड तक ये फैली हुई है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि आप मानचित्र से भी इसको जो है भली भांति समझ सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर जो है सक्रिय है। यहाँ पर अगर आपको डॉट लाइन दिख रहा होगा तो ये लाइन जो है सक्रिय ज्वालामुखी को जो है केंद्रित करता है। अगर आपको भारत सेंटर में नक्शा दिख रहा होगा भारत का, तो इसमें भी जो है ऊपर देखिएगा 3 जगह पर जो है ये सक्रिय है और अदरवाइज अगर दूसरे साइड देखिएगा तो कई मायने में हर जगह आपको जो होगा यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय रूप में दिख रहा होगा। इसके आगे और बढ़िएगा तो और भी पता लगेगा। अब देखिए कितने जगह पर जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, विशिष्ट रेखाएं हो, हर जगह जो है ये काफ़ी विस्तृत है। सबसे अधिक तो ये देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की साइड है और अमेरिका के साइड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि ज़रूरी भी है। अंटार्कटिका सागर के महासागर के पास में भी बहुत से ज्वालामुखी सक्रिय रूप में फैले हुए हैं। महासागरीय पेटी से मिल जाती है और अफ्रीका दरार घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान माना जाता है। यानी डायग्राम में हमने जो देखा वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी थी, क्योंकि यह अफ्रीका दरारी घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान है और इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी विलुप्त प्रकार के ही है। यानी सारे के सारे विलुप्त प्रकार के हैं। केवल माउंट जो है कैमरून ज्वालामुखी जो है पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित है। देखिए कैमरून ज्वालामुखी जो है पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। ये कई मानने में इंपॉर्टेंट बात होता है माउंट कैमरून के विषय में, क्योंकि ये जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन के रूप में होता है कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य अफ्रीका में स्थित है
और ये सबसे अच्छा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। कहते हैं अगर हम देखें तो अगर पॉइंट जो हमने पढ़ा है, कहते हैं संसार में लगभग 500 ज्वालामुखी हैं। वो 3 निश्चित पेटियां हैं, प्रशांत महासागर को जो घेरने वाली पेटी, मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी तथा पूर्वी अफ्रीका तरार घाटी में स्थित है। कहते हैं अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है और इसे हम प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं। तभी तो कहता हूँ कि ये जो मैं चैप्टर आप लोगों को करवाता हूँ ये कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है और ये हर एक क्लास के बच्चे के लिए ज़रूरी है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को टैग कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे कोई भी इंट्रेंस टेस्ट कर रहे हो, कहते हैं इस सिलेबस से आगे कुछ भी नहीं आता है। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सोचना चाहिए। हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूकंप। देखिए भूकंप क्या है? भूकंप तो बहुत ही साधारण शब्द है जिसको हर एक व्यक्ति को पता होता है कि भूकंप क्या होती है। यानी आपको पता है घर में हम सोए रहते हैं और अचानक हमारे घर में जितने भी सामान होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। सारे सामान जो है कांपने लग जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग घर छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो ये जनरली जो है आए दिन होता ही रहता है। और ये भी जो है ज्योग्राफी भी यही बात बताती है कि भूकंप की प्रक्रिया जो होती है तीव्र होती है, कम तीव्र होती है और बिल्कुल ही शांत भी होती है। तो भूकंप जो है हमेशा प्लेट की खिसकना जारी रहता है। आपने शायद दूरदर्शन के समाचारों में भूकंप से होने वाले विनाश के विषय में सुना भी होगा और ये बहुत बड़ी विनाशकारी लीला भी रचती है। भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को ही भूकंप कहते हैं। जनरली लैंग्वेज में देखा जाए तो भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को ही भूकंप कहते हैं। ये हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले होते हैं। यानी काफ़ी हिलाकर रख देने वाले होते हैं। भूकंप और लहरों की गति की जो है ऊर्जा का एक रूप है जो पृथ्वी की धरातलीय परत से जो है संक्षेपित होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सभी भूकंप सामान्य तीव्र वाले नहीं होते हैं। भूकंप जो होते हैं सभी तीव्र वाले नहीं होते हैं। इनमें से कुछ भूकंप बहुत भयंकर भी होते हैं, तो कुछ हल्के होते हैं, तो कुछ शेष, कुछ का पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये भयंकर या अधिक तीव्रता वाले भूकंप गिने चुने होते हैं। यद्यपि हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप आते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बारंबारता में स्थान स्थान बहुत अंतर पाया जाता है। यानी देखा जाए तो भूकंप का केंद्र जो है सदैव बनी रहती है, लेकिन इनका अलग अलग स्थान पर बहुत ही अंतर पाया जाता है। सारे संसार में फैला भूकंप मापी केंद्र का जाल जो है प्रतिदिन दर्जनों भूकंप के आलेखित करता है। लेकिन भूकंप जो है भयंकर भूकंप कुछ ही क्षेत्रों में आते हैं। भूकंप जो है मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी जो है सेमोग्राफ यंत्र कहते हैं। यानी भूकंप मापी यंत्र को हम सेमोग्राफ कहते हैं और सेमोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है भूकंप। अब देखिए आंतरिक बलों द्वारा जो है भूपृष्ठ के कंपन को हम भूकंप कहते हैं और भूकंप मापी एक यंत्र है जो भूपृष्ठ के कंपन को आलेखित करता है, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है। भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां भूकंप आरंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। सामान्यतः यह केंद्र जो है भूपृष्ठ में जो है 60 किलोमीटर गहराई के आसपास स्थित होती है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो स्थान होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का जो है प्रभाव उसके उद्गम बिंदु से तरंगों द्वारा ले जाया जाता है और ये भूकंपीय तरंगे जो होते हैं भूकंप केंद्र से पैदा होकर सभी दिशाओं की ओर चलती है, लेकिन उनकी तीव्रता जो है अधिकेंद्र पर सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि अधिकेंद्र के चारों ओर फैले क्षेत्र पर जो है विनाश सर्वाधिक होता है। कंपन की तीव्रता अधिकेंद्र के चारों ओर दूर जाने पर क्रमशः कम होती चली जाती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। इस चित्र में आप साफ समझ सकते हो कि जहाँ अधिकेंद्र बना हुआ है वहाँ से कंपन शुरू होती है और ये भूकंप केंद्र जो है उसके आगे जो है ये चलती ही चली जाती है। यानी भूपट्टी के क्षेत्र में जो है जहाँ जहाँ इसकी कंपन जाएगी वहाँ वहाँ जो है ये विनाश लीला खेलेगा। तो इसी तरह से जो है आप डायग्राम के रूप में दिखा सकते हो कि यह भूकंप या भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कैसे दर्शाए जाने की जो प्रावधान है। तो ये डायग्राम बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और विस्तृत है। कहते अगर देखा जाए तो कहते भूकंप पृथ्वी के धरातल का कंपन है जो हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले भी हो सकते हैं। कहते भूकंप इतना भयंकर होता है कि शहर के शहर जो है धराशायी हो जाता है। कहते हैं इसका जो है भुज यानी जो है गुजरात में सबसे बड़ा भूकंप आया था, इसका शायद आपको अंदाज़ा हो। कहते भूकंप मापने के लिए जो है भूकंप मापी
जो है सिमोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिससे हम भूकंप मापते हैं। भूकंप केंद्र जो है भूपृष्ठ में वह बिंदु होता है जहाँ से भूकंप आरंभ होती है। कहते हैं केंद्र धरातल पर वह बिंदु होता है जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है। तो ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं भूकंप के कारण और प्रभाव। देखिए भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका प्रभाव हो सकता है। भूकंप आने का प्रमुख कारण वलयन भ्रष्ट तथा जो है शेल सतहों का खिसकना होता है। कहते हैं कैलिफोर्निया के सामने जो फ्रांसिस्को में जो 1906 तथा असम में 1951 में तथा बिहार में 1935 में आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों का उपयुक्त उदाहरण है। तो ये सारे के सारे भूकंप जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि काई मानने में जो है बहुत काफ़ी तबाही किया था। भूकंपों के आने का दूसरा प्रमुख कारण जो होता है ज्वालामुखी उद्भेदन। कहते ज्वालामुखी के भयंकर उद्भेदन में ठोस पदार्थों का अधिक दबाव पड़ता है और इसे जो है भूपृष्ठ पर जो है कंपन पैदा करती है, लेकिन इस प्रकार के भूकंप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। हवाई द्वीप समूह में जेमनालोस ज्वालामुखी के 1868 में हुए उद्भेदन में जो है पूर्व 6 दिन तक इस क्षेत्र में लगातार आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों का प्रमुख उदाहरण है। कहते हैं हल्के या जो है सीमित प्रभाव वाले भूकंप के आने के कारणों में भूस्खलन, जल के रिसने से भी खानों और सुरंगों और कंदराओं की जो है छतों की सेलों का टूट कर गिरना शामिल होता है। इससे भी भूकंप आती है। आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ गिरता है तो उससे भी काफ़ी जो है कंपन हो जाती है और इस प्रकार के भूकंप से क्षति बहुत ही कम होती, क्योंकि ये कुछ ही क्षेत्र में जो ये होते हैं, इसलिए इसका जो है क्षति बहुत ही कम होती है। कहते हैं भयंकर भूकंप सामान्यतः अधिक विनाशकारी होती है और इस प्रकार के भूकंप से जो है भूस्खलन, नदियों के मार्गों का जो है रुक जाना तथा बाढ़ के आने की घटनाएं घटित हो जाती है। कभी कभी जो है भूमि के धंस कर जो है जाने से जो है झीलें बन जाती है और भूकंपों के आने से जो है दरारें पड़ जाती है। इसके कारण नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, जैसा कि असम के जो है 1951 में भूकंप के कारण हुआ था। भूकंप के कारण दरारें रेखा के साथ शैल स्तर रूप नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं। जब इनसे आग लग जाती है या ज्वारीय तरंगें पैदा होती है, तब ये भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और इन ज्वारीय तरंगों को जो है सुनामी का नाम भी दिया गया है। इन तरंगों से जो है तटीय नगर बह जाते हैं। भूकंप के आने से मकान व पुल टूट जाते हैं, जिससे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और यातायात, संचार, बिजली के तार की लाइनें टूट जाती है। और भूकंप का अंतिम परिणाम हैजा जैसी बीमारियों का होता है, जहां लाखों के तादाद में जो है जीव जंतु मर जाते हैं और वहां पर हैजा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। भूकंपों का वितरण यहाँ पर हमारा आया है। अगला टॉपिक कहते हैं भूकंप संसार के प्रत्येक भाग में आते हैं, जो जनरल सी बात है, लेकिन 2 पुण्य निश्चित पेटियों में अक्सर जो है ये आते रहते हैं। ये पेटियाँ प्रशांत महासागर को घेरने वाले पेटी तथा मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी। प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी में जो है उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, अल्मीशियस तथा एशिया के पूर्वी तट से लगे अन्य द्वीप समूह जैसे जापान तथा फिलीपींस शामिल होते हैं। यह पेटी प्रशांत महासागर के एक छोर से दूसरे छोर तक घेरे हुए है, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया है। इस पेटी में आने वाले भूकंप पर्वतों तथा ज्वालामुखियों की श्रृंखला से संबंधित है। ऐसा अनुमान है कि संसार के लगभग 68% भूकंप अकेले इसी पेटी में आते हैं, यानी 68% जो है भूकंप जो है इन्हीं पेटियों में देखने को मिला है। जो है भूकंप प्रभावित दूसरी पेटी जो है एल्प्स पर्वत से आरंभ होकर भूमध्य सागर जो है कैलेशियस, हिमालय प्रदेश तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इस पेटी में संसार के लगभग 21% भूकंप आते ही रहते हैं। शेष 11% भूकंप संसार के शेष भागों में आते हैं। यहाँ पर यह मानचित्र से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रमुख भूमक जो है भूकंप क्षेत्र कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हो कि भारत के भी कई क्षेत्र जो है भूकंप के अंतर्गत ही आता है। उत्तरी क्षेत्र तो पूरी तरह से भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कई जगह जो है भूकंप का जो है केंद्र बिंदु है और ये कई जगहों पे आती है। प्रशांत सागर के आसपास भी आती है, हिंद महासागर के आसपास भी आती है, अंटार्कटिका सागर के पास कुछ कम है, लेकिन ये प्रमुख जो क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप पता लगा सकते हो कि भूकंप का जो है केंद्र कहाँ हो सकते हैं और कहाँ नहीं हो सकते हैं। ये
चित्र भी मानचित्र भी बहुत कुछ बता रही है, भूकंप की हर एक क्षेत्र को दर्शा रही है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये आपके लिए समझने के लिए, सोचने के लिए भी काफ़ी पर्याप्त थी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको जो है काफ़ी इससे नॉलेज मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना आपने।